Okay, students. Next MTQ. The following scenario relates to question 21 to 25. Meridian Company has year end of 31st December. The following transaction relate to the year ended 31st December 20 export. Year end है 31st December 20 export. मैं इसको हाईलाइट भी कर लूंगा और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो डेट्स है ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके. लीज 1 on 1st January 20x4 mean at the start of the year. At the start of the year. जैसा कि ईयर एंड है 31st December 20x4, तो 1st January 20x4 की बात हो रही है. इट मीन इट इज अ स्टार्ट ऑफ द ईयर. Meridian Company commenced a 4-year lease to acquire the use of specialized production equipment. Lease payments are 50,000 per year payable in arrears. Arrears payment है, advance payment नहीं है. With the first payment on 31st December 20x4. The interest rate implicit within the lease is 6%. To secure the lease, Meridian Company incurred 2,000 of the legal fee. 2,000 legal fee incurred हो गई है. तो लीगल फी इज अ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट और इसको मेरिडियन कॉस्ट ने कैपिटलाइज करना होगा, यानी राइट ऑफ यूज एसेट में इसको ऐड करना होगा. Meridian Company is obliged to dismantle the production equipment at the end of the lease term. Dismantling cost है, obliged है कि वो dismantling जरूर करेगी. ये भी एक कंपल्सरी कॉस्ट है, इसको भी कैपिटलाइज करना होगा. At 1st January 20x4, Meridian Company estimated that the present value of dismantling cost was 3,500 and recognized this amount as a provision. Already present value calculated है, which is 3,500 और इसको भी capitalized करना होगा. The present value of the lease payment discounted at 6% is 173,255. तो ये जो अमाउंट है इसके ऊपर हम फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन यानी एफएलओ को तो क्रेडिट कर लेंगे. जब हम राइट ऑफ यूज एसेट या राइट टू यूज एसेट रिकॉग्नाइज करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ इस प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर नहीं होगी, ये तो इंक्लूड होगी, लेकिन इसके अलावा हमने और कॉस्ट भी कैपिटलाइज करना होगा. तो 173,255 इसमें हमने कैपिटलाइज करनी होगी लीगल फी और साथ में हमने कैपिटलाइज करनी होगी डिसमेंटलिंग कॉस्ट. इन सबको हम ऐड करेंगे. Which is 178,755. ठीक है. तो ये अमाउंट के ऊपर हम राइट ऑफ यूज एसेट को कैपिटलाइज कर लेंगे 178,755 और जब हम फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन को रिकॉग्नाइज करेंगे तो वो रिकॉग्नाइज हो जाएगी 173,255 के ऊपर. अब इसके ऊपर जरा डिटेल में बात करेंगे लीज 1 के ऊपर. अच्छा, लीज 1. तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि राइट ऑफ यूज एसेट हम रिकॉग्नाइज करेंगे एट अमाउंट 178,755 के ऊपर और फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन वो हो जाएगी 173,255. अब राइट ऑफ यूज एसेट को हम डिप्रिसिएट भी करेंगे, तो जब डिप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालेंगे वो हो जाएगी 178,755 डिवाइडेड बाय 4. वो मेरे पास आ रही है 44688.75 44688.75. इसके बाद पर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनर हम इसको राउंड करेंगे. ठीक है. तो ये हो जाएगी मेरे लिए डिप्रिसिएशन. मैं फिर बता रहा हूँ एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जामिनर, इसको बाद में फिर हम राउंड करेंगे. अगर एग्जामिनर कह रहे हैं टू द नियरेस्ट कर दे, टू द 1 डेसिमल प्लेस कर दे, उसी के मुताबिक फिर हम इसको राउंड करेंगे. उसके बाद आ जाएगा फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन. तो इसके लिए मैं लीज एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाऊंगा. इसमें मेरे पास सबसे पहले आएगी डेट, फिर हो जाएगी ओपनिंग बैलेंस, फिर हो जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस, फिर हो जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट और फिर मेरे पास आ जाएगी क्लोजिंग बैलेंस. ओके. तो पहला डेट जो होगा वो हो जाएगा 31st December
20x4, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगी 173,255। इंटरेस्ट एक्सपेंस हम रिकॉग्नाइज करेंगे एट द रेट ऑफ, यहाँ पर गिवन था एट द रेट ऑफ 6%, ये रहा, ठीक है। और इंटरेस्ट पेमेंट है 50,000 पर ईयर। ओके, 10395, मैं इसको राउंड करके लिख रहा हूँ, 10395, 173,255 प्लस 10395 माइनस 50,000, तो ये हो जाएगा 133,650, ठीक है। अब अगर एग्जामिनर आपसे डिप्रिसिएशन एक्सपेंस पूछे तो ये आंसर हो जाएगा। एग्जामिनर आपसे इंटरेस्ट एक्सपेंस पूछे तो ये आंसर हो जाएगा। एग्जामिनर आपसे टोटल एक्सपेंस पूछ रहा हो तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस और इंटरेस्ट एक्सपेंस को प्लस करोगे तो टोटल एक्सपेंस हो जाएगा। अब अगर एग्जामिनर आपसे करंट या नॉन करंट लाइबिलिटी के बारे में पूछ रहा हो तो मैंने आपको सिखाया है कि जब भी लीज के लिए आप लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाएंगे तो ये पहली जो आएगी आपके पास बन जाती है टोटल लाइबिलिटी। अभी आपको इसको स्प्लिट करना होगा बिटवीन करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी, तो इसके लिए अगले साल के लिए स्केड्यूल बनाना कंपलसरी होगा। तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 31 दिसंबर 20x5, तो ये हो जाएगी ओपनिंग बैलेंस 133,650। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा 8019, पेमेंट वही रहेगी 50,000। और यहाँ पर अमाउंट मेरे पास आ जाएगी 91,669, ये मेरे पास बन जाएगी नॉन करंट लाइबिलिटी, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो मेरे लिए बन जाएगी करंट लाइबिलिटी 41,981। समझ या नो समझ, देख ले इसको। सबसे पहले लीज वन था। लीज वन में हमने दो कॉस्ट कैपिटलाइज कर दी, एक हमने लीगल कॉस्ट, दूसरी मैंने डिसमेंटलिंग कॉस्ट। तो राइट ऑफ यूज एसेट इस अमाउंट के ऊपर रिकॉग्नाइज हो जाएगी, फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर रिकॉग्नाइज हो जाएगी। फिर मैंने डिप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला, उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस और करंट और नॉन करंट लाइबिलिटी में मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। अब एग्जामिनर की जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक हम फिर आंसर करेंगे, और सारे आंसर हमने निकाल दिए। ओके, नाउ लीज टू। लीज टू on 1st July 20x4 mid year में, on 1st July 20x4 mid year में Meridian Company decide to acquire tablet computer for its sales staff. 10 tablets 10 tablets were acquired on a 2-year lease. Lease term है 2 years, ठीक है। The initial payment of 3,000 was made on 1st July 20x4, initial payment 3,000 हो चुकी है। Two annual lease payment of 6,000 were due to be paid on 31st December 20x4 and 20x5. Further 6,002 lease payment हम करेंगे, एक हम करेंगे on 31st December 20x4 और अगली हम करेंगे 31st December 20x5। अगर अब मैं बात करूं तो टोटल पेमेंट हमारे पास हो जाएगी 3,000 ऑलरेडी उसने की है, प्लस 6,000, तो टोटल पेमेंट हो जाएगी 15,000। ये है 2 इयर्स के लिए, तो डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, तो पर ईयर पेमेंट हो जाएगी 7,500। पर ईयर पेमेंट हो जाएगी 7,500। Meridian Company correctly decided to use the recognition exemption permitted by IFRS 16 leases exemption permitted है। एग्जामिनर ने बता दिया कि करेक्टली डिसाइडेड, उन्होंने करेक्टली डिसाइड कर दिया। अब जब एग्जामिनर ने बता दिया कि एग्जाम्पशन अवेलेबल है उनके लिए, उसने करेक्टली डिसाइड कर दिया, तो आपने एक्स्ट्रा अपनी अपनी तरफ से एग्जाम्पशंस नहीं बनाने, बस आपने एग्जामिनर की बात मान लेनी है। अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि एक्सपेंस कितना हम रिकॉग्नाइज करेंगे, तो अगर आप देख लो तो 7,500 पर एनम है, एक साल के लिए है। लीज स्टार्ट हो गई है ऑन 1st जुलाई 20x4, बिल्कुल मिड ईयर में स्टार्ट हो गई है, तो इसी के लिए हम कर देंगे फॉर करंट ईयर जस्ट फॉर x4 7,500 मल्टीप्लाई बाई 6/12, तो ये हमारे पास आ जाएगी 3750, ठीक है।
ये हो जाएगी हमारे लिए एक्सपेंस फॉर लीज 2 फॉर द ईयर एंडेड 31 December 20x4. नेक्स्ट वन, सेल एंड लीज बैक. Meridian Company sold an item of plant on 1st October 20x4 to finance company and immediately leased it back for a period of 5 years. बेच दिया, दोबारा लीज पर लिया और दोबारा कितने सालों के लिए ले लिया? For 5 years. Which is the remaining useful life of the plant? The fair value of the plant at the end of the lease period is estimated to be nil. अब देख रहे यहाँ पर एक हिंट है, देखिए दोबारा उन्होंने लीज पर लिया 5 years के लिए. Which is the remaining useful life of the plant? भाई इस प्लांट की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है 5 years. मैंने आप पर बेच दिया, दोबारा सेम ईयर्स के लिए जो उसकी यूजफुल लाइफ है 5 years, दोबारा मैंने उसी लाइफ के लिए दोबारा लीज पर लिया. तो क्या आप खुद सोचो, क्या कंट्रोल ट्रांसफर हो चुकी है? कंट्रोल तो मेरिडियन कंपनी ने अपने साथ रिटेन कर लिए. भाई मैं कह रहा हूँ ये मेरे पास पेंसिल है, इसकी यूजफुल लाइफ है 2 years. मैं आप पर ये बेच रहा हूँ, सेल मैंने कर दिया, दोबारा मैंने आपसे लीज पर लिया कितने सालों के लिए? 2 years के लिए. तो क्या मैंने इसके कंट्रोल आपको ट्रांसफर कर दिया? बिल्कुल नहीं. कंट्रोल मैंने अपने साथ रिटेन कर लिया, कंट्रोल तो मैंने ट्रांसफर नहीं किया. तो जब कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ तो जितनी आपको अमाउंट मिली होगी उसको आप एज अ लोन फाइनेंस ट्रीट करोगे, एसेट को डी रिकॉग्नाइज नहीं करोगे. ठीक है, डी रिकॉग्नाइज एसेट को डी रिकॉग्नाइज नहीं करोगे. जो अमाउंट आपको मिला उसको एज अ लोन फाइनेंस ट्रीट करोगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस आपने कैलकुलेट करनी होगी. ये था बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन फॉर एमटीक्यू नंबर 2. देख ले इसको. चले अब रिक्वायरमेंट की तरफ. पहली रिक्वायरमेंट, what is the initial measurement of the right of use asset on 1st January 20x4? Initial measurement तो already हमने find की है, which is 178,755. Option C. What is the carrying amount of the non-current lease liability in respect of the lease on 31st December 20x4 rounded to the nearest dollar? ठीक है, तो लीज 1 के लिए हमने फाइंड करनी है नॉन करंट लीज लाइबिलिटी और राउंड करना है टू द नियरेस्ट डॉलर. ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, विच इज 91,669. ये आपके लिए बन गई नॉन करंट लीज लाइबिलिटी. उसके बाद, match the correct amount to be recognized in the financial statement of Meridian in respect of the lease 2 for 20x4. करेक्ट अमाउंट हमने बताने हैं, एक्सपेंस कितना रिकॉग्नाइज करना होगा, करंट लाइबिलिटी कितनी रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी. तो अभी अगर आप लोग देख लो तो एक्सपेंस तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, विच इज 3750. ये रहा 3750 एक्सपेंस होगा. तो एक्सपेंस तो डेबिट हो जाएगा. पेमेंट कितनी की है? तो करंट ईयर में इसने सिर्फ पेमेंट की है 3000 की. देखें, इनिशियल पेमेंट इसने सिर्फ की है 3000 की. तो बाकी 750 आपके पास क्या बन जाएगी? करंट लाइबिलिटी. अगर एक्सपेंस आप डेबिट कर रहे हो 3750, कैश आप क्रेडिट कर रहे हो, ठीक है 3000, तो बाकी 750 क्या हो जाएगा आपके पास? लाइबिलिटी आ जाएगी. तो 750 की हो जाएगी लाइबिलिटी. तो 3750 आपके पास हो जाएगा एक्सपेंस और 750 की बन जाएगी करंट लाइबिलिटी. ठीक है, 750 करंट लाइबिलिटी और 3750 का एक्सपेंस. In respect of the sale and leaseback transaction, identify whether each statement is correct or incorrect. Recognize the sale proceed as a loan liability. बिल्कुल मैंने आपको कहा था कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ. Recognize the right of use asset. बिल्कुल भी नहीं, आपने एसेट को रिकॉग्नाइज नहीं करना. Which two of the following statement best reflect the requirement of IFRS 16 when assessing whether a contract contain a lease? लीज है कि नहीं, तो हमने डिफिनीशन को देखना होगा और हमने बताना होगा कि क्या ये सही है या गलत. तो यहाँ पर लिखा है which two of the following. A contract contain a lease only if the asset is specified in the contract. बिल्कुल
आइडेंटिफाइड एसेट होना चाहिए, कोई सब्स्टिट्यूशन राइट मौजूद नहीं होनी चाहिए। A contract can never contain a lease if the supplier has a substitution right. Substitution right को आप देखोगे जब वो substantive हो, अगर substantive नहीं है तो फिर बात गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग, आपने substantive को देखना होगा। A contract contains a lease only if the customer obtains substantially all the economic benefit from use of the asset and direct its use. अगर कंट्रोल ट्रांसफर की गई हो तब आपने लीज कॉन्ट्रैक्ट को रिकॉग्नाइज करना होगा। A contract contains a lease only if the legal ownership of the asset transferred to the customer at the end of the contract legal नहीं controlled. So A and B ठीक है।